हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आरबीसी में आपका स्वागत है। इस वीडियो जो कि वीडियो नंबर 20 है सेल के, इसमें हम लोग देखने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इससे पिछले वाले वीडियो में एंडोमेम्ब्रेन का लास्ट सेल ऑर्गेनेल देखे थे जो कि वैक्यूल था। इस वीडियो में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और फंक्शन को पूरी तरह से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले आपने अगर मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाला आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे आपको तो दोस्तों में अपने शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा जो सेल ऑर्गेनेल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनेल है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल हो गया। प्लूरल का है तो ढेर सारे माइटोकॉन्ड्रिया का बोध कराता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया हम बोलेंगे तो बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियन होंगे और इसको एक को हम लोग क्या बोलते हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रियन। ठीक है, इसका डेफिनेशन देखेंगे अगर हम तो माइटोकॉन्ड्रिया आर टेनी सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ वेरिंग शेप। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक सेल ऑर्गेनेल होता है जिसका शेप वेरी करता है, एक जैसा नहीं होता है। सारे सेल में अलग अलग शेप हो सकते हैं। देखिए, इसका शेप हो सकता है सिलिंड्रिकल, हो सकता है रॉड शेप, हो सकता है। देखिए, सिलिंड्रिकल हो सकता है, रॉड शेप हो सकता है या फिर स्फेरिकल शेप हो सकता है। ठीक है, ये कोई निश्चित नहीं है कि स्फेरिकल ही होगा, ये कोई निश्चित नहीं है कि सिलिंड्रिकल ही होगा। इसका शेप हम लोग जो जनरल स्ट्रक्चर जो देखेंगे इसमें वो हम लोग देखेंगे सिलिंड्रिकल। देखिए, सिलेंडर की आकार की है। ठीक है, यहां तक समझ गए होंगे आप। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। देखिए कैसे, ये एक मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, ये एक मेम्ब्रेन हो गया और ये एक अंदर वाला मेम्ब्रेन हो गया। देखिए, ये वाला, ये जो मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये एक मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। अगला पॉइंट है इनर मेम्ब्रेन फॉर्म मैनी फोल्डिंग कॉल क्रिस्टी। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो बहुत सारे फोल्डिंग से मिलकर बना, फोल्डेड होता है। देखिए, ये जो फोल्ड, एक ये देखिए फोल्डेड है, एक फोल्ड हो गया, एक ये दूसरा फोल्ड हो गया, ये फोल्डेड होता है जिसे हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। हम लोग गोल्जी apparatus के फोल्डिंग को क्या बोला था, सिस्टर्नी। ठीक है, और इसके फोल्डिंग को हम लोग क्रिस्टी के नाम देते हैं। ये फोल्डिंग होता है इनर मेम्ब्रेन, जिसके कारण इसका सरफेस एरिया बाहर के मेम्ब्रेन से इसके तुलना में इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ये शेप को इमेजिन कर लीजिए, एक सिलेंडर लिया है हम लोग और उसको ट्रांसवर्स सेक्शन में काट दिए हैं। जैसे में माइटोकॉन्ड्रिया के लिए हैं, एक ट्रांसवर्स सेक्शन से काट दिए हैं, उसके बीचों बीच से ऐसे ऐसे करके ऐसे काट दिए हैं। तो ये हम लोग को क्या दिख रहा है, ये ऊपर वाला पोर्शन ऐसे, ये वाला पोर्शन ऊपर वाला दिख रहा है। ठीक है, इसका शेप देखिएगा सिलिंड्रिकल है ऊपर से और इसमें डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विथ प्रोटीनियस जेल लाइक, जो कि प्रोटीनियस होता है, जेल लाइक होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। ठीक है, इसके अंदर एक फ्लूइड फील्ड होता है जो कि प्रोटीनियस होता है और जेल की तरह होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। ठीक है, इसके अंदर होगा। अगला पॉइंट है मैट्रिक्स कंटेंट डीएनए, राइबोसोम, F1 पार्टिकल्स एंड फॉस्फेट ग्रेनुल्स। ठीक है, जो इसका अंदर का मैट्रिक्स होगा, इसके अंदर ये देखिए, ये जो डॉटेड दिख रहा है आपको, ये है F1 पार्टिकल्स जिसे हम लोग यहां पे दर्शाया हुआ है। ठीक है, ये हो गया जो आउटर मेम्ब्रेन हो गया इसका। ठीक है, जो कि पोरस होता है। ठीक है, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है,
जिसके कारण फ्रीली परमिएबल होता है, इसमें कुछ भी अंदर जा सकता है, आ सकता है। लेकिन इसका इनर मेम्ब्रेन होता है वो पोरस नहीं होता है, वो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। ठीक है, ये पोरस होता है, इसीलिए जो साइटोप्लाज्म का जो कंपोजिशन होता है वो वही कंपोजिशन इसके अंदर भी होता है, लेकिन इनर मेम्ब्रेन के अंदर ऐसा नहीं होता है। इसका जो दोनों का स्पेस इसके बिटवीन होता है, ठीक है, ये जो स्पेस होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकोन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, इस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, दो मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को पेरिकोन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का जनरल साइज होता है 0.2 mm से 2 mm तक, मतलब 0.2 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर तक का इसका साइज हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके फंक्शन की तरफ। ये था हमारा स्ट्रक्चर। इसका पहला फंक्शन होता है इट इज साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन कहने का अर्थ क्या है, वो सब्सटेंस जो हमारे स्टमक से, इंटेस्टाइन से टूट के डाइजेस्ट होके ब्लड के थ्रू सेल में आते हैं। ठीक है, जैसे में प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, ठीक है, फैट्स हुए, वो हमारे सेल के अंदर आते हैं। ठीक है, अब सेल के अंदर उनको तोड़ के ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और उनसे एनर्जी रिलीज कराया जाता है। वो काम कौन करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट हो गए, फैट्स हो गए, ठीक है, ये O2 और एंजाइम के प्रेजेंट में टूटते हैं और इनमें से क्या रिलीज होता है, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O। ठीक है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो अगेन ब्लड के थ्रू बाहर निकल जाता है जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो। ठीक है, और ये H2O निकलता है। ठीक है, जो कि वेपर के फॉर्म में निकलता है, वाटर वेपर के फॉर्म में। इसीलिए हम लोग जो वो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसमें से एक हिस्सा एटीपी का फॉर्मेशन होता है, उसके एक हिस्से से ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा उसके एक हिस्से से हम लोग के बॉडी में, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन, ए से एडिनोसाइन, टी से ट्राई और पी से फॉस्फेट। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसी कारण हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ दिस सेल के भी नाम से जानते हैं। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ दिस सेल। इसे आपको याद रखना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पावर हाउस ऑफ दिस सेल एमसीक्यू में पूछेगा आपको, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, अगला पॉइंट है इसका फंक्शन का, एटीपी इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी कैरियर और एनर्जी करेंसी ऑफ दिस सेल एंड इज यूज्ड फॉर। देखिए एटीपी जो बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि हमारा F1 पार्टिकल्स बनाने का काम करता है एटीपी, तो उसको हम लोग एनर्जी कैरियर या फिर एनर्जी करेंसी ऑफ दिस सेल के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसका उपयोग होता है, क्या क्या उपयोग हो सकता है एटीपी का, आइए हम लोग देखते हैं। पहला उपयोग होता है सिंथेसिस ऑफ केमिकल। जैसे में हमारे शरीर में जितने भी सिंथेसिस होते हैं केमिकल्स का, जैसे में प्रोटीन हुआ, फैट हुआ, लिपिड हुआ, इसका सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट हुआ, इसका सिंथेसिस किसके थ्रू होता है, तो एटीपी के मदद से होता है। तो डीएनए का सिंथेसिस होगा। ठीक है, डीएनए का बॉडी में हमारे अंदर जब सेल डिवाइड करता है तो डीएनए का सिंथेसिस होता है और 2 डीएनए बनता है, तभी ना 2 सेल, एक सेल से अगर 2 सेल बनेंगे तो दोनों में डीएनए समान होता है। तो एटीपी अगर प्रेजेंट होंगे हमारे शरीर में तभी हमारा जो होता है डीएनए जो होगा सिंथेसिस होगा। दूसरा ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए। आरएनए का जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, डीएनए से आरएनए बनता है हमारे शरीर में और उसके आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए जब होगा तो उसमें हमारा एटीपी का जरूरत होगा। अगला पॉइंट है मैकेनिकल वर्क। एटीपी से हमारा मैकेनिकल वर्क होता है। मैकेनिकल वर्क में क्या हो जाएगा, जैसे में मूवमेंट ऑफ मसल्स, हमारे शरीर में जब जिम करते हैं हम तो ऐसे
मूव कराते हैं ना शरीर को, ऐसे मूव करा रहे हैं, कहीं भी मूव करा रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, उसमें हमारा एटीपी का उपयोग होता है। ठीक है। मसल मूवमेंट ऑफ सिलिया एंड फ्लैगिला। सिलिया एंड फ्लैगिला कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कौन से सेल में सिलिया एंड फ्लैगिला प्रेजेंट होते हैं, जिसके मूवमेंट एटीपी के कारण होता है। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जो हम सांस लेते हैं ना, तो जिस पाइप के थ्रू सांस हमारे चेस्ट में जाता है, उस पाइप में सिलिया प्रेजेंट होता है, उस सेल में सिलिया प्रेजेंट होता है जो हवा को अंदर भेजता है। ठीक है। फ्लैगिला किस में प्रेजेंट होता है, तो बैक्टीरियल सेल में। ठीक है। बैक्टीरियल सेल में हमने देखा था ऐसे करके फ्लैगिला था। ठीक है। ठीक है। तो ये फ्लैगिला का मूवमेंट कौन कराता है, तो एटीपी के थ्रू होता है। ठीक है। अगला होगा इसका नर्व कंडक्शन। नर्व में जो हमारा इंपल्स कंडक्शन होता है। ठीक है। जैसे में हमने इस बोर्ड को टच किया, ठीक है, इस बोर्ड को टच किया तो हमारे माइंड को तुरंत पता चल जाता है कि हाँ ये बोर्ड है। जैसे हम लोग लाइट कंडक्ट, अगर हम लोग कोई गर्म चीज छू दिए, ठीक है, तो हमारे शरीर को तुरंत गर्म लगता है, उसको खींच लेते हैं अपने हाथ को। तो ये कंडक्शन किसके कारण होता है, एटीपी के कारण होता है, नर्व कंडक्शन। ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ हीट का प्रोडक्शन जब होता है हमारे शरीर में, जब एक्सरसाइज करते हैं हम, तो देखिएगा पसीना निकलता है। ठीक है। तो वो पसीना किसके थ्रू निकलता है, एटीपी के थ्रू। तो एटीपी हीट प्रोडक्शन करता है, जिसके कारण पसीना निकलता है। इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिक ईल जो होती है मछली, इलेक्ट्रिक ईल मछली आप सुने होंगे, जिसमें करंट पैदा करने की क्षमता होती है, वो किसके थ्रू होती है, वो एटीपी के ही मदद से होती है। और इसका फंक्शन होता है लाइट का प्रोडक्शन। जुगनू देखिएगा, जुगनू जो उड़ते रहती है सब, रात को दिखाई देगी सब, तो उसमें जो उसका बैक साइड जो होता है भूख बढ़ता है। ठीक है। तो वो किसके कारण बढ़ता है, तो उसके अंदर एटीपी प्रोडक्शन होता है, जिसके कारण वो लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो आपको दिखता है कि वो लाइट जल रहा है रात में। ठीक है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया एबल टू मेक सम देयर ऑन प्रोटीन, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो अपना खुद का प्रोटीन बना सकता है, उसे न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। क्यों नहीं रहना पड़ता है, इसके पास देखिए सर्कुलर डीएनए है। ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ना, ये सर्कुलर डीएनए है। ठीक है। और डीएनए का काम क्या होता है, आरएनए बनाना, और आरएनए क्या करता है, प्रोटीन बनाता है राइबोसोम के अथी में, प्रेजेंस में। तो यहाँ पे राइबोसोम भी प्रेजेंट है, डीएनए भी प्रेजेंट है, तो ये इसको न्यूक्लियस पे डिपेंड होना नहीं पड़ता है, ये खुद से बना लेता है प्रोटीन। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल भी कहते हैं। ये जब ये खुद को डिवाइड भी कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है। तो ये था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया की कहानी। एक बार इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में रिकॉल कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया टेनी सेल ऑर्गेनल है, जिसका शेप वेरी करता है, सिलिंड्रिकल, रॉड शेप्ड या फिर स्फेरिकल हो सकता है। ठीक है। यहाँ तक समझ गए। जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया होंगे वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होंगे। ठीक है। वो उसमें 2 मेम्ब्रेन होगा। ठीक है। पहला मेम्ब्रेन जो होगा वो पोरस होगा, ये मेम्ब्रेन जो होगा पोरस होगा। अंदर का मेम्ब्रेन जो होगा वो सिलेक्टिवली परमिएबल होगा। ठीक है। इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स मेनी फोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टी। इनर मेम्ब्रेन जो होता है बहुत फोल्डिंग में होता है, उसे हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है। उसका नाम फोल्डिंग को क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। ठीक है। इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद प्रोटीनियस फ्लूइड कॉल्ड मैट्रिक्स। अंदर के जो कंपार्टमेंट होता है वो प्रोटीनियस जेल लाइक सब्सटेंस से फिल्ड होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स का नाम देते हैं। मैट्रिक्स कंटेन डीएनए, राइबोसोम, F1 पार्टिकल्स एंड फॉस्फेट ग्रेन्युल्स। मैट्रिक्स के अंदर डीएनए, F1 पार्टिकल्स या फिर राइबोसोम या F1 पार्टिकल्स या फिर ऑक्सीजोम या एंड फॉस्फेट ग्रेन्युल होंगे। ठीक है। ये बैक्टीरिया आरबीसी ऑफ मैमल में एब्सेंट होता है। ठीक है। इसका फंक्शन हमने देखा,
इट इज साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन जिसमें कार्बोहाइड्रेट फैट्स को O2 और एंजाइम के प्रेजेंस में एनर्जी और CO2 और H2O के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसका कुछ मात्रा एनर्जी को हम लोग क्या कन्वर्ट कर लेते हैं, ATP में फॉर्म कर लेते हैं। ATP का फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ दिस सेल। इसीलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ दिस सेल के भी नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे ATP का उपयोग हम लोग देखें, पहला उपयोग था सिंथेसिस ऑफ केमिकल, DNA सिंथेसिस, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ RNA, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड का सिंथेसिस यहाँ पे ATP के थ्रू होता है हमारे सेल में। मैकेनिकल वर्क भी हमारे शरीर में ATP के कारण होता है, जैसे में मूवमेंट ऑफ सिलिया, फ्लैगिला, नर्व कंडक्शन, मूवमेंट ऑफ मसल इट्सेट्रा। ठीक है, इसको हम लोग सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि ये अपना प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है, अपना एंजाइम सिंथेसिस कर सकता है। तो ये था हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया 24 नंबर, ठीक है, 24 टॉपिक सेल का। हम लोग सेल के जर्नी में 20 टॉपिक तक पहुंच चुके हैं। अगला में हम लोग क्लोरोप्लास्ट देखेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नहीं दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।